सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सो ये हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देख रहे हैं, उसका हमारा चैप्टर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 1 देखते हैं आज हम। सो आज का हमारा प्लान है, हम लोग क्या क्या देखेंगे। हम लोग कंटेंट 5.1 से 5.4 तक कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पहले बिट ऑफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन से मूव ऑन करके विल सी द एरिस्टोटल फैलेसी, ठीक है, देखेंगे एरिस्टोटल फैलेसी थी क्या, और व्हाट वाज द क्वेश्चन विच वाज देयर बिफोर द एरिस्टोटल एंड हाउ ही इज़ आंसर्ड, ठीक है। फिर जो एरिस्टोटल ने जो क्वेश्चन आंसर किया था दैट स्टेड देयर फॉर 2000 ईयर्स, बट लेटर ऑन व्हेन द गैलीलियो केम ही काउंटर दैट एरिस्टोटलियन व्यू। तो गैलीलियो हैज़ टर्न अराउंड को टोटली काउंटर इंट्यूटिव वे में ही हैज़ टर्न अराउंड व्हाट वाज बीन थॉट ओवर फॉर 2000 ईयर, ही हैज़ टोटली टर्न इट अराउंड, ठीक है। फिर हम देखेंगे गैलीलियो ने किस तरीके से हाउ ही टर्न अराउंड, हाउ ही चेंज द कंप्लीट व्यू इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गैलीलियो हैज़ with the intuition and with the idea that he has built up the concept of motion or the concept of force. So on that he has given the concept of inertia, ठीक है, along with the experiment that he has done. So he has given the concept of inertia. फिर हम देखेंगे कि what concept he has given. उसके बाद then we have move के Newton's has totally codified and totally put all the laws, that is put all the things that has been given by Galileo into the proper framework, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे पहला था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तक देखेंगे हम, ठीक है, जो कि उसने प्रॉपरली इन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ही हैज़ पुट अक्रॉस द इनर्शिया, ठीक है। सो हम लोग यहाँ तक देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तक, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रो से। सो इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आई विल गिव यू अ टाइमलाइन, जो कंसेप्चुअल लिंकेजेस एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड अप टू व्हाट पॉइंट वी आर गोइंग टू गो, because that conceptual linkage should be there in your mind while we are going to read this chapter, because वरना एक चीज़ से उठ के दूसरी चीज़ ना एकदम linkages break हो जाएगी तो फील नहीं आएगी। तो that's why before going into the chapter I just wanted to give you the conceptual linkage कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक हमें जाना है और किस किस डायरेक्शन में हम फ्लो करेंगे। बाकी हम लाइन बाय लाइन तो देखेंगे ही, ठीक है। सो हम ये conceptual linkages, दिस कंसेप्चुअल लिंकेज आई एम गोइंग टू जस्ट गिव इट टू यू, जस्ट इसी फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे सारा। सो कंसेप्चुअल लिंकेज क्या है हमारी, हम लोग ने स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स मेरे को बताता है कि अबाउट द मोशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, इफेक्ट बताता है वो, उसके पीछे वो जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या किस वजह से वो पैरामीटर्स आ रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ पुशिंग दोज पैरामीटर्स, उसने अभी तक नहीं बताया। उसने एक वैल्यू दे दी थी हमें बस एक्सेलेरेशन की काइनेमेटिक्स में, बट वो आती कहाँ है एक्सेलेरेशन, होती क्या है एक्सेलेरेशन, बट इट हैज़ नेवर टोल्ड कि उसके पीछे के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से द बॉडी इज़ मूविंग और द बॉडी इज़ स्टेशनरी और द बॉडी इज़ मूविंग विद दिस एक्सेलेरेशन। सो अभी तक हम लोगों ने बस इफेक्ट का स्टडी किया था, उसके पीछे के रीजंस हमने नहीं जाने थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा हमारे को कॉज बताएगा, उसके पीछे का पूरा फिजिक्स समझाएगा हमारे को कि व्हाट जो हमने इफेक्ट पढ़ा है काइनेमेटिक्स में उसके पीछे क्या रीज़न थे, कि व्हाट फोर्सेस, हाउ द मोशन इज़ बीन गवर्न बाय द थिंग्स बिहाइंड इट, ठीक है। सो आज हम पूरा का पूरा कॉज पढ़ेंगे, हमने इफेक्ट देख लिया, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे पहले कि जनरली हमारे जो नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं, नॉर्मल केसेस होते हैं, उसमें क्या होता है, एक बॉडी होती है रेस्ट पे होती है, उसको मूव कराने के लिए, या एक बॉडी मूव कर रही होती है उसको स्टॉप करने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। तो हम यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सटर्नल एजेंसी का, ठीक है। आपने अगर कोई बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, आपने उसको मूव करानी है, ठीक है, आपको पता है कि इट इज़ नो ब्रेनर इनटू इट कि बॉडी रेस्ट पे है, आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी उसको चलाने के लिए। बट एक काउंटर इंट्यूशन ये है कि वो बॉडी रेस्ट पे है क्यों, कि आई क्यों वो बॉडी रेस्ट पे, जस्ट थिंक ऑन इट कि वो बॉडी रेस्ट पे पहले ही क्यों पड़ी हुई है, ठीक है, वाई इट वाज नॉट मूविंग, वो रेस्ट पे ही क्यों पड़ी हुई है, व्हाट वाज द थिंग दैट मेड इट टू द रेस्ट, ठीक है। सो जस्ट थिंक ऑन इट। बट हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बॉडी अगर रेस्ट पे है तो मूव कर रही है, पहले ये क्वेश्चन था हमारा, उसको क्लियर अप करेंगे। एक एक्सटर्नल एजेंट है हमारा जो पुश कर रहा है और उसको मूव कराने के लिए। दूसरा है हमारा अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको हमने रेस्ट पे लेके आना है। सेम हमारा आंसर है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी है दैट इज़ अगर मूविंग बॉडी को अगेंस्ट द मोशन, इफ आई एम गोइंग टू पुट द एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा देन द बॉडी विल गेट स्टॉप, ठीक है। अभी तक सो फार सो क्लियर। और हम इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज दो तरीके के देखेंगे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि हमारी एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है विद सम कॉन्टैक्ट लग रही है कि द बॉडी इज टचिंग, ठीक है। और दूसरा देखेंगे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे कि ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच इज़ एक्शन एट ए डिस्टेंस। तो इन दोनों दीज आर द टू
एक्सटर्नल एजेंसीज दैट वी आर गोइंग टू सी, ठीक है। रेस्ट और मोशन का केस क्लियर होता है, बट द प्रॉब्लम आती है जब मेरा इफ़ द बॉडी इज़ डूइंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हमें इसके अंदर दो चीज़ें, पूरे लेक्चर के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज़ कि एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू योर नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स और नेट एक्सटर्नल फोर्स में बहुत डिफरेंट है। एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है, बट स्टिल द बॉडी विल बी एट रेस्ट, ठीक है। वी हैव टू see the difference between, we have to understand the difference between external force and the net external force. और दूसरी चीज़ है, we need to know the meaning of uniform motion, ठीक है। uniform motion means कि the body is not being affected externally from by any फोर्स, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई उस पर फोर्स एक्सटर्नली कोई भी नहीं लग रहा, इट इज़ मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद अ सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, इट विल कीप ऑन मूविंग 10 किलोमीटर पर आवर, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इफ़ इट्स बीन नॉट बीन पुश्ड एक्सटर्नली फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। सो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बस प्रॉब्लम आई हमारी यहाँ पे कि यूनिफॉर्म, ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझा दिया कि रेस्ट से मोशन पे जाने के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए और मोशन से रेस्ट पे आने के लिए भी आपको एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से हमारे दो व्यूज़ बिल्डअप हुए कि यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए डू यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई बॉडी मेरी मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर से, सो डू यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग, डू यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। बट जो हमारा जो लॉजिकल वे है सोचने का, अगर हम देखेंगे जो हमारे को कॉमन ऑब्जर्वेशन आती है वो तो यही आएगा कि अगर हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू इसमें कि कॉमन ऑब्जर्वेशन जो आती है वो यही आती है सबसे पहले ही कि किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए यू नीड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन व्यू था वही एरिस्टोटल का व्यू था कि जो फर्स्ट व्यू दिखता है हमारे को कि कोई बॉडी मूव कर रही है, अगर वो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो मूव करती रहेगी। कोई ब्लॉक ही पड़ा हुआ है, आपने उस ब्लॉक को पुश किया वो मूव करता रहेगा, आपने पुश करना छोड़ दिया वो रुक जाएगा। तो दैट इज़ अ कॉमन व्यू दैट इज़ बीन बिल्ड अप, और वही एरिस्टोटल का व्यू था कि दैट इज़ द सेम व्यू एंड दैट व्यू वाज देयर फॉर 2000 ईयर, कंटिन्यूस 2000 ईयर्स तक सेम व्यू चलता रहा कि यू नीड टू पुश अ बॉडी सो दैट द बॉडी विल बी इन मोशन, ठीक है। सो दैट इज़ अ फर्स्ट थिंग एरिस्टोटल व्यू, और there was a flaw in this view and it's a most obvious view and there was a flaw in the view which was pointed by the Galileo, ठीक है। अब हम देखेंगे गैलीलियो का व्यू देखेंगे, उसने बोला नो, फॉर द यूनिफॉर्म मोशन there is no net force, net external force required. See the difference, there is no net external force required, ठीक है। सो हम फिर उसके बाद गैलीलियो का व्यू देखेंगे। गैलीलियो के हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे, ही हैज़ डन सम एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन हिज व्यू व्हाई इन द यूनिफॉर्म मोशन there is no net external force on the body, ठीक है। why in the uniform there is an external force, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सटर्नल फोर्स है बट there is no net external force required for the body to move in the uniform motion। ये हम देखेंगे गैलीलियो के इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट से। फिर सेम व्यू को एक्सटेंड करेंगे, ही हैज़ गिवन अप अ कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया कि बॉडी अगर रेस्ट पे है या कांस्टेंट मोशन कर रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी या कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी अगर उसको किसी तरीके से एक्सटर्नली टच ना किया जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जस्ट गिविंग यू द लिंकेजेस, ठीक है, क्योंकि यही इसी तरीके से फ्लो बिल्डअप हुआ है एनसीईआरटी में भी। फिर हम देखेंगे इनर्शिया क्या है, इनर्शिया व्हाट इज़ दिस इनर्शिया, क्या कॉन्सेप्ट है वो इनर्शिया का। फिर इनर्शिया के ही कॉन्सेप्ट को और उसको ढंग से समझाया फिर न्यूटन ने, द सेम कॉन्सेप्ट ही हैज़ पिक इट अप एंड ही कोडिफाइड दोज इनटू द लॉज, ठीक है। और पहले लॉ को उसको क्वालिटेटिवली समझाया इसने न्यूटन ने, फिर सेकेंड लॉ में न्यूटन ने दैट ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इट इनटू द क्वांटिटेटिव मैनर, ठीक है। सो फिर हम न्यूटन का आज फर्स्ट लॉ देखेंगे दैट इज़ बिल्ड अप ऑन द इनर्शिया, ठीक है। इतना हम लोग देखेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द कॉज बिहाइंड द इफेक्ट दैट वी हैव सीन, ठीक है। फिर हम कॉमन कॉज देखेंगे, हम लोगों ने जो नॉर्मल हमारे डे टू डे कॉज होते हैं कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बॉडी स्टार्ट मूविंग, सो विल सी दोज एग्जांपल, और उसके अंदर हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे एक्सटर्नल एजेंसी का। एक्सटर्नल एजेंसी हम लोग दो तरीके की देखेंगे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट हम लोग जैसे आप पुश कर रहे हैं, आप अपने हैंड से पुश कर रहे हैं, विंड फ्लो कर रही है तो विंड का कॉन्टैक्ट हो रहा है बॉडी पे तभी फ्लो कर रही है, तो दीज आर ऑल द कॉन्टैक्ट। फिर नॉन कॉन्टैक्ट देखेंगे, ग्रेविटी है, आपको ग्रेविटी दिख थोड़ा रही है, इट्स एक्शन एट ए डिस्टेंस लग रहा है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा नहीं है बट दे आर ऑल्सो लाइक एक्शन एट ए डिस्टेंस। यहाँ तक सब कुछ क्लियर रहेगा, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे इशू क्रिएट हुआ कि मेरा यूनिफॉर्म मोशन में भी मेरे को कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन से भी, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी,
उसके भी चलाने के लिए डू यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स। तो उसके बाद मेरे दो व्यू बने, एरिस्टोटलियन व्यू एंड द गैलीलियो व्यू। एरिस्टोटल व्यू 2000 साल तक चला एंड देयर इज अ फ्लॉ इन दिस व्यू विच इज़ बीन रेक्टिफाइड बाय द गैलीलियो, एंड while rectifying we have built up the concept of the inertia, and that concept of the inertia will be further codified and further build up the proper laws of motion by Newton। ठीक है, ये हम आज यहाँ तक देखेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तक देखेंगे। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने विल सी द इंट्रो में यही बताया गया एक्सटर्नल एजेंसी। इंट्रो में दे हैव टोल्ड अबाउट द रेस्ट इन द मोशन और द एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया कि लास्ट लेक्चर में वी हैव सीन द मोशन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, वी सॉ द यूनिफॉर्म मोशन नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी अलोन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन अलोन, बट वी नेवर नो कि व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, व्हाट गवर्न्स द मोशन ऑफ द बॉडी, किस तरीके से बॉडी मूव कर रही है। वी जस्ट सी द पैरामीटर्स कि हाउ द बॉडी इज मूविंग, बट व्हाट गवर्न द मोशन ऑफ दिस बॉडी वी हैव नॉट सीन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इट इन द लॉज ऑफ मोशन। सो नाउ यहाँ पे कॉमन एक्सपीरियंसेस बता रखे हैं। व्हाट आर द कॉमन एक्सपीरियंसेस यू सी, सपोज अ बॉल इज लाइंग देयर, सो इसको काउंटर इंट्यूटिवली अगर जब हम आज का लेक्चर सब ख़त्म कर लेंगे, सो जस्ट गो बिफोर इट। ठीक है, अभी बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है, बट बॉल रेस्ट पे आई क्यों? ठीक है, तो दैट वाज द फ्लॉ इन द एरिस्टोटल, दैट वाज द फ्लॉ इन द एरिस्टोटल। ठीक है, उसका व्यू देखेंगे ना कि दैट वाज द फ्लॉ। अब देखते हैं कि एक बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है। ठीक है, आपको अगर उसको मोशन पे लेके आना, यू जस्ट किक इट। ठीक है, दैट्स अ कॉमन experience. Same way, if you have to throw the stone upward, आपको stone ऊपर फेंकना है तो you have to give the upward push to the stone, or the wind is flowing, so when the wind is flowing it is going to make the tree branches swing, so that is also quite normal. We have the common experience. A strong wind is blowing, it is going to move the heavy object also. Boat moves in the flowing water, it is if the boat is just stand still here, तो वाटर के साथ वो फ्लो करती है। इसके अंदर क्या क्या है मेरे, सब जगह जो हम देखेंगे देर इज़ अ कॉन्टैक्ट एजेंट। यहाँ पे हम देखेंगे योर फुट। ठीक है, द किक किस किया गया फुट से, यहाँ पे आपने थ्रो किया अपने हैंड से, यहाँ पे जो ब्रीज हो रही है दैट इज एयर इज टचिंग द ट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, स्ट्रॉन्ग विंड इज टचिंग द हैवी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, बोट इज बिन टच बाय द रिवर। सो दीज आर ऑल द एक्सटर्नल। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट जो देखा, यहाँ पे सारी सम एक्सटर्नल एजेंसी इज़ नीडेड टू प्रोवाइड अ फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी आपका हाथ हो गया, आपका पैर, आपका किक मारा आपने पैर से, किक हो गया। सो सम एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फोर्स। ठीक है, टू मूव द बॉडी फ्रॉम रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट पे रखी है तो एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए टू मूव द बॉडी फ्रॉम द रेस्ट। दिस एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड इवन टू रिटार्ड। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फॉर इंस्टेंस इफ अ बॉल इज रोलिंग डाउन फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन, तो इसको भी रोकने के लिए मेरे को सम एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉल, टू स्टॉप दिस बॉल। सो वी हैव टू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमारे एक कॉमन एक्सपीरियंसेस बता दिए। इसके बाद यहाँ पे जितने भी हमने एक्सपीरियंस देखे, दीज आर ऑल द एक्सटर्नल इंटरनली कुछ नहीं है। बॉडी बॉल रखी हुई है, वो यहाँ पे ज़िंदगी भर रखी रहेगी अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं आके पुश करेगा। सो इस पैराग्राफ में इट इज़ टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जो बताई है इस वाले पैराग्राफ में, टेल्स यू अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स विद द कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट के थ्रू जो हो रही है। सेकेंड यहाँ पे बता रही है देर आर एक्सटर्नल फोर्स विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हमने हैंड्स, विंड स्ट्रीम, दीज आर द फोर्सेज दैट वी हैव सीन इट हेयर विद द कॉन्टैक्ट। नाउ देर आर फोर्स लाइक यू रिलीज अ स्टोन फ्रॉम हेयर एंड द स्टोन इज फॉलिंग डाउन, देर इज नो कॉन्टैक्ट यहाँ पे जब तक ये फॉल डाउन कर रहा है, तो यहाँ पे तो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। सो यहाँ पे जो है द टॉप फ्रॉम, इफ यू रिलीज अ स्टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इट एक्सलेट डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। नाउ ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सेम वे बार मैग्नेट, इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट द आयरन नेल, तो यहाँ पे भी देर इज़ नो सच कॉन्टैक्ट इज हैपनिंग। सो दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। ठीक है, दीज आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सो यहाँ पे दो तरीके की हमने एक्सटर्नल एजेंसीज देख ली, कॉन्टैक्ट एंड द नॉन कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज जो है वो ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक है। तो बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक है, ये ग्रेविटेशनल पुल है जो मेरे को ऊपर से नीचे बॉडी लेके आ रहा है। कैन ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द बॉडी इवन एट अ डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल एजेंसीज जो है मेरी, दे कैन ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स विद अ एक्शन एट अ डिस्टेंस। और दोनों तरीके से काम करती हैं ये, कि बॉडी को रेस्ट से मूव कराने के लिए और बॉडी मूव कर रही है उसको रेस्ट पे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो कॉमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने हमने फाइनली डिसाइड किया कि फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर है कि कोई भी बॉडी अगर स्टॉप पड़ी हुई है तो जब तक कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको आके पुश नहीं करेगी, उस पर फोर्स नहीं लगेगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट मूव। और कोई मूविंग बॉडी है, जब तक कोई एक्सटर्नल बॉडी उसको आके नहीं स्टॉप करेगी, वो नहीं रुकेगी। ठीक है,
some external agency needed to provide this force, ठीक है. So some external agency, just इस पे फोकस करना, some external agency needed to provide this force, ठीक है. internally नहीं आएगी उसमें, some external agency needs to provide this force and this external agency may and may not be contact with the body, ठीक है. हमने दोनों केस देखे कि हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस में कॉन्टैक्ट नहीं है और दीज आर द कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट, वी आर अप्लाइंग द फोर्सेस थ्रू सम एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है. नाउ यहाँ तक सब ठीक था. अब क्वेश्चन उठता है मेरा कि व्हाट इफ द बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली, व्हाट इफ द बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली. अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मतलब कि बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है. इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही एंड इट इज़ मूविंग विद स्ट्रेट लाइन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सपोज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन 10 किलोमीटर per hour की स्पीड से, so the speed is also not changing and the direction is also not changing, that is a uniform motion, ठीक है. If a body is moving uniformly, to do any external force required to keep the body in uniform motion? So that was the major question was there कि अगर कोई बॉडी मेरी नॉर्मली कांस्टेंट मोशन से, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसको भी मूव कराने के लिए कंटिन्यूसली मेरे को कांस्टेंट मोशन चाहिए. अगर कोई बॉडी मेरी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है. नाउ यहाँ पे जो अरिस्टोटल ने जो व्यू दिया था, दैट इज़ द नाउ इट हैज़ बिकम अ फैलेसी बट इट वाज देयर एज अ राइट रीजनिंग behind it for 2000 year, at least 2000 year it was there. So the question posed here कि किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कराने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए. एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इफ़ ए बॉडी इज़ देयर, आप सोच के देखो, अगर इस बॉडी को आपको 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कराना है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कराना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. बट फर्स्ट व्यू क्या दिखेगा आपको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा. अगर आप ये फोर्स लगाना छोड़ दें तो ये बॉडी रुक जाएगी. दैट्स अ फर्स्ट व्यू ना. सो दैट वाज द फर्स्ट व्यू, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो दिखी, उसके बेसिस पे ही एरिस्टोटल ने बिल्डअप कर दिया था. बट उसके पीछे गए गैलीलियो जिन्होंने बताया कि नो इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है. बिकॉज कॉमन व्यू यही है, कॉमन ऑब्जर्वेशन यही है कि आप इसको 10 किलोमीटर वेग से तभी इस ब्लॉक को मूव कर पाओगे जब ये कंटिन्यूस फोर्स लगाओगे. आपने फोर्स लगाई, छोड़ दी, थोड़ी देर मूव करके ये रुक जाएगा, थोड़ी देर मूव करके रुक जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपको कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़ेगी. सो दैट्स द क्वेश्चन बीन बिल्डअप. और आंसर जो था एरिस्टोटल का वो यही था कि येस यू नीड ए कंटिन्यूस फोर्स टू मूव द बॉडी, ठीक है. सो दैट्स द आंसर. एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन. दैट वाज द एरिस्टोटल आंसर बट देयर इज अ फैलेसी इनटू इट. तो हम देखते हैं कि इट टुक एजेस टू आंसर दिस, टू करेक्ट दिस क्वेश्चन, बिकॉज गैलीलियो इन द 17th century हैज़ करेक्ट दिस थिंग कि यूनिफॉर्म मोशन में देयर इज़ नो फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है. एंड द न्यूटन फर्दर build up on that. एरिस्टोटल ने दिस कॉन्सेप्ट हैज़ गिवन इन 384 BC. सो यहाँ से देखो आप 384 BC बिफोर क्राइस्ट से प्लस 1700, सो ऑलमोस्ट 2000 ईयर इट्स बिन देयर. द हेल्ड द व्यू इफ द बॉडी इज मूविंग विद सम एक्सटर्नल, if the body is moving, something external is required to keep the body moving, ठीक है. सो सेम व्यू है यहाँ पे. एरिस्टोटल का व्यू था बॉडी अगर मूव कर रही है तो एक्सटर्नल समथिंग एक्सटर्नल चाहिए उसको मूव कराने के लिए, ठीक है. तो उससे एक क्वेश्चन पोज किया गया था कि जो एरो शॉट करते हैं फ्रॉम द बो, तो यहाँ तो कोई टच नहीं कर रहा बॉडी को, फिर कैसे मूव कर रहा है. तो उनका आंसर था कि इट इज़ अ एयर बिहाइंड द एरो दैट इज़ कीप ऑन पुशिंग द बॉडी, ठीक है. दैट इज़ अ एयर बिहाइंड द एरो दैट इज़ कीप ऑन पुशिंग द बॉडी, ठीक है. नाउ वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एरिस्टोटल व्यू. हियर इट इज़ मेंशन बिकॉज द एरिस्टोटल व्यू हैज़ बीन चेंज. एरिस्टोटल व्यू इज़ नाउ नॉट in the latest laws of motion, it is not there, but we have to build up कि how initially it was thought and later on how it got rectified. जैसे हमने पढ़ा था ना कि physical world में कि first theory was built up with the first observation and later on more and more theories coming up and try to change the complete theory. So it is kind of an example of that. So an external force is required to keep the body in motion. That is a Aristotle view. एरिस्टोटल का व्यू था कि आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए. तो देयर इज़ अ फ्लॉ इन दिस थिंग. बट नेचुरल व्यू जो होगा, जो कि मैंने बताया नेचुरल मोशन क्या होगा, नेचुरल व्यू, नेचुरल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यही होगा कि कॉमन एक्सपीरियंस यही होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, अगर चाइल्ड है, इफ़ दिस चाइल्ड इज प्लेइंग विद दिस टॉय, तो ही हैज़ टू कीप इस स्ट्रिंग एंड ही हैज़ टू अप्लाई द फोर्स टू कीप द टॉय मूविंग. जैसे ही इसने फोर्स स्टॉप कर दिया लगाना तो द टॉय विल गेट स्टॉप, ठीक है. सो यहाँ पे वही बता रखा है कि टॉय, इफ़ ए स्मॉल चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद अ सिंपल toy car, knows intuitively that it needs to constantly drag the string with some force to keep it moving. If it releases the string, it comes to rest. Even the child
चाइल्ड लाइक माइंड, स्मॉल चाइल्ड लाइक माइंड, इवन ही नोज इंट्यूटिवली कि इसको फोर्स लगाना पड़ेगा इस पर, इसको पुश करना ही पड़ेगा तभी ये मूव करेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं मूव करेगी. सो दैट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस जो कि अरिस्टोटल का व्यू था कि हाँ चाहिए मेरे को फोर्स लगाना. फिर नाउ इफ़ वी सी के अगर फोर्स नहीं लगाएंगे इट विल कम टू रेस्ट. सो दिस इज़ अ एक्सपीरियंस विच इज़ क्वाइट कॉमन इन ऑल आर टेरेस्ट्रियल मोशन. जैसे मैंने बताया ना, ये ब्लॉक को भी आपको मूव कराना है, अगर आपको मूव कराना है यू हैव टू पुश इट. सो इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस इन ऑल द टेरेस्ट्रियल मोशन कि एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू कीप द बॉडी मोशन लेफ्ट टू देमसेल्फ, ऑल द बॉडी विल कम टू रेस्ट. सो दिस इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना. बट देर इज़ अ फ्लॉ इन द एरिस्टोटल आर्ग्यूमेंट. वाई देर इज़ अ फ्लॉ? बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ना, आप उससे पीछे जाओ, पहले सोच के देखो कि जैसे मैंने बताया कि बॉल है, बॉल रेस्ट पे की ही क्यों पड़ी हुई है, ठीक है, वाई इट इज़ नॉट मूविंग. तो यहाँ पे भी एक कदम एक स्टेप पीछे गए. तो यहाँ पे भी अरिस्टोटल का व्यू क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ए मूविंग कार कम्स टू रेस्ट, क्यों रेस्ट पे आई? बिकॉज देर वॉज ऑलरेडी एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. फ्रिक्शन जो था पहले ही, वो एक एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रहा है उस पर. दैट्स वाई योर कार हैज़ बिकम टू रेस्ट. सो टू मेक द कार मूविंग, द बॉय हैज़ टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स टू मेक द कार मोशन. ठीक है, बॉय को एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी टू मेक द कार मोशन. सो व्हेन द कार इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, ठीक है, बिकॉज द बॉय ने जो फोर्स लगाई है दैट इज़ गोइंग टू कैंसिल बाय दिस फ्रिक्शन. तो फ्लॉ क्या था अरिस्टोटल का आर्ग्यूमेंट में कि मेरे को कंटिन्यूस फोर्स लगानी पड़ेगी. बट प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? ही इज़ नॉट सीन द बिकॉज देर वॉज ऑलरेडी अ फ्रिक्शन फोर्स. उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए द बॉय हैज़ टू पुल दिस स्ट्रिंग, उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए. तो यहाँ पे इतना वो फोर्स लगा रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स ये इतनी लगाएगा कि जो फोर्स है जस्ट इट इज़ गोइंग टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन फोर्स, कि इसको ओवरकम कर ले. सो यहाँ पे F माइनस एफ जो करेंगे दैट इज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, बस जस्ट उसके बराबर. तो यहाँ पे क्या होगा? आपने देखा नेट मोशन हो रहा है, बट यहाँ पे नेट फोर्स कुछ भी नहीं है. नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, मोशन इज हैपनिंग. सो दैट इज़ द व्यू चेंज ना, कि यहाँ पे भी आप देखो इसको फोर्स लगाया है इसने, फोर्स इसने लगाया है यहाँ पे. सपोज ये इस पर फ्रिक्शन लगी हुई है 10 न्यूटन की. सो ही विल हैज़ टू अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स एयर. नाउ इसने फोर्स लगा दिया. अब बाहर से देखा जाए तो इसने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का. बट आप देखो इस वाली बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? इस वाली बॉडी पे 0, क्योंकि 10 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, 0 ना फोर्स लग रहा है. बट दिस बॉडी इज स्टिल मूविंग विथ सम वेलोसिटी. सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से सपोज मूव कर रही है, ठीक है. सो द मोशन इज़ देयर, you could able to see. So the motion is there but net force is 0. So that's a change in the view. So the view got changed because we have considered कि already there was some forces. So to counter that force we need to apply that external force. So यहाँ पे the car is in uniform motion. The car uniform motion में है, as there is no net external force acting on it because the force which boy has applied it is going to cancel the force of friction by the floor. ठीक है. So if there is, so इसका counter intuition क्या होगा कि if there is no friction then no force is required. So to keep the car moving in the uniform motion. ठीक है. अब भाई आपको फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर मैं फ्रिक्शन ही हटा दूँ यहाँ से, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो आपको फोर्स ही नहीं लगानी पड़ेगी, अपने आप कॉन्स्टेंट मोशन में मूव करता रहेगा. सो दैट्स द काउंटर इंट्यूशन जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उससे काउंटर जाके सोचना. ठीक है. कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या थी कि भाई फोर्स तो लगाना पड़ेगा. अब नाउ वी हैव गॉन टू द डीपर इनसाइट, उसको काउंटर इंट्यूटिवली सोचा हमने कि नहीं, उस पर फ्रिक्शन था, उसको काउंटर करने के लिए यूर अप्लाइंग. अगर मैं फ्रिक्शन ही हटा दूँ, अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो यू डोंट नीड द फोर्स फॉर द कांस्टेंट मोशन. ठीक है. कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए. सो दैट वाज द रीजनिंग. इट्स बीन that was a flaw in the Aristotle argument. ठीक है. Now we know that there are opposing forces हमेशा होते हैं, always there's an opposing forces. जैसे friction हो गई in the solid, फिस्कस फोर्सेज हो गई, दीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड. दैट्स वाई आपको एक्सटर्नल एजेंसीज के थ्रू फोर्स लगाना पड़ेगा टू ओवरकम दिस फ्रिक्शनल फोर्सेज टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. सो हम लोगों को दिखता है ना कि वाई वी आर अप्लाइंग द फोर्स, के हमें तो यही दिख रहा है कि वी हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द बॉडी मूविंग. नो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास एक फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्सेस होती है नेचर में, तो उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव टू अप्लाई. बट द नेट फोर्स इट इज़ 0. सो नेट फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो net force on the body is 0 while the body is doing the uniform motion. ठीक है. So that's the concept here. So this explain why the forces by the external agencies are necessary to overcome the frictional forces to keep the body in uniform motion. ठीक है. So यही उसने बोला कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो देखने पे लगा, दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही जस्ट कोडेड इनटू द बेसिक आर्गुमेंट जो एरिस्टोटल ने किया. सो विदाउट नोइंग द ट्रू नेचर ऑफ फोर्सेस एंड मोशन. तो फ्रिक्शन फोर्सेस का he has not included the frictional forces. ठीक है. Now
यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल विद नो फ्रिक्शनल फोर्सेस अपोजिंग, दैट्स व्हाट गैलीलियो डिड। गैलीलियो ने ये किया कि इफ़ द फ्रिक्शन इज़ नॉट देयर देन यू डोंट नीड द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आपको चाहिए ही नहीं लगाने के लिए मोशन पे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन कराना है किसी डायरेक्शन में, यू डोंट नीड द फ्रिक्शनल फोर्स देन। सो दैट वाज द एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल की एक बार और देख लें, एरिस्टोटल की फैलेसी क्या थी कि कांस्टेंट मोशन हो रहा है मेरा यूनिफॉर्म मोशन में, डू वी नीड अ कांस्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स? एरिस्टोटल ने बोला येस, वी नीड अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स टू रिक्वायर द बॉडी इनटू द मोशन। बट द आर्ग्यूमेंट क्या थी कि ऑलरेडी उसके ऊपर बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है विच इज़ कॉल्ड अ फ्रिक्शन। टू ओवरकम दैट फ्रिक्शन, दैट एक्सटर्नल फोर्स वी हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगा देन देयर विल नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी इनटू द कांस्टेंट मोशन। सो दैट वाज द बेसिस फ्रॉम वेयर वी हैव टू बिल्ड अप। ठीक है, तो गैलीलियो ने यही किया कि वन हैज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड इन विच द यूनिफॉर्म मोशन इज पॉसिबल विद नो फ्रिक्शनल फोर्सेस, एंड दैट्स व्हाट द गैलीलियो डिड। ठीक है, गैलीलियो ने यही किया कि ही रिमूव द फ्रिक्शन एंड फ्रॉम देयर ही बिल्ड अप दिस थिंग कि अगर फ्रिक्शन ही नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही नहीं पड़ेगा, बॉडी आपकी मूव करती रहेगी बस। ठीक है, नाउ विल सी द लॉ ऑफ इनर्शिया कि हाउ गैलीलियो हैज़ रीच द लॉ ऑफ इनर्शिया। सो नाउ गैलीलियो के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो ने किया था, फर्स्ट ही हैज़ बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। इससे पहले नो वन नोज कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ रिटार्डेशन और व्हाट इज़ योर यूनिफॉर्म मोशन, किसी को नहीं पता था। तो किस तरीके से गैलीलियो ने प्रेजेंट किया कि बॉडी इज़ कमिंग डाउन टू द इंक्लाइन प्लेन, इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। इफ़ ए बॉडी इज़ गोइंग अप टू द इंक्लाइन प्लेन जिसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, दैट इज़ अ रिटार्डिंग मोशन। ठीक है, माइनस ए। और एक बॉडी अगर प्लेन सरफेस पे मूव कर रही है, तो इट इज़ नीदर हैविंग द एक्सेलरेशन नॉट रिटार्डेशन, तो इट इज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो मोशन हो रहा है, दिस मोशन ही सेड इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो दैट्स हाउ इज़ द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। There is another experiment which has been given by the Galileo to prove his point, to prove that Aristotle's argument is wrong. He has done an experiment on the double inclined plane to prove that if a body is in motion, so it will, and this double inclined plane also build up the concept of my inertia. So दो चीज़ें हुई थी इससे double inclined plane वाले experiment से। One is it helps in build up the concept of inertia, and second thing is it has also given the proper experimental reasoning of Aristotle, why Aristotle was wrong. ठीक है, so we'll see that. तो एरिस्टोटल का रॉन्ग क्या था कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। अब गैलीलियो सेड कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बट टू ओवरकम दैट ऑलरेडी जो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है फ्रिक्शन की, उसको ओवरकम करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। बट अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको कोई कांस्टेंट मोशन कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। तो उसी को ही प्रूव करने के लिए क्या किया था कि गैलीलियो ने ही हैज़ मेड अ 2 इंक्लाइन प्लेन सेटअप। ठीक है, ये 2 इंक्लाइन प्लेन सेटअप है। तो ही हैज़ ड्रॉप द बॉल फ्रॉम हियर एंड इफ दिस फ्रिक्शन, इफ वी कंसीडर कि ये जो मेरा सरफेस है, इट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, अभी नॉट ए आइडियल सिचुएशन में इट इज़ फ्रिक्शनलेस होगा। सो विल कंसिडर इट कि थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होगा, बट ही ट्राई टू मेक इट मोर एंड मोर टुवर्ड्स अ फ्रिक्शनलेस साइड। तो यहाँ से हमने आइडियल केस में देखें, अगर यहाँ से बॉल अगर मैं ड्रॉप करूँ, सो द बॉल विल रीच टू द सेम हाइट। ठीक है, अगर इन दोनों का मैं फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूँ, दोनों का मेरा सेम इंक्लिनेशन है, तो अगर मैंने बॉल एच से ड्रॉप करी तो बॉल विल रीच टू द सेम हाइट। ठीक है, एच पे ही पहुँचेगी। ठीक है, सो दैट्स देयर कि जितना इट इज़ लाइक ए कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी, कि जितनी मेरी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी उतनी मेरी गेन होगी, एंड देन द फाइनल एनर्जी विल बी लॉस्ट हेयर। ठीक है, टोटल मेरी एनर्जी इज बी कंजर्व्ड इन ओवरऑल। अब सेकंड में क्या किया इसने, प्लेन को थोड़ा और इसमें एंगल इसका और थोड़ा कम कर दिया, तो यहाँ पे भी इट विल गो अप टू द सेम हाइट तक जाएगा। बट यहाँ पे क्या किया ना इसने, देखा है तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया, यहाँ पे इट हैज़ कवर्ड मोर पाथ। ठीक है, यहाँ पे इसने कम पाथ ट्रैवल किया था, यहाँ पे इट हैज़ कवर्ड मोर पाथ। फिर देन ही ऑल्सो थिंक ऑन कि व्हाट इफ आई मेक दिस एंगल थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, अगर मैं इसको बिल्कुल फ्लैट बना लूँ, दैट मीन द बॉल विल नेवर स्टॉप, बिकॉज बॉल विल नेवर रीच द हाइट एच। कभी मेरा जो एंगल इतना छोटा है ये, या मैं इफ़ आई मेक दिस एंगल 0, देन इट विल कीप ऑन मूविंग। ये बॉल जो है इट विल कीप ऑन मूविंग, इट विल नेवर स्टॉप। सो दैट मीन्स द बॉल इज इन मोशन, सो there is no external force if there is the, but actually बॉल जाके थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी। why? because there is an external force, frictional external force। अगर वो external force friction है ही नहीं तो बॉल एक बार यहाँ से आ गई, so it will never reach the height h, ये वाली हाइट तो कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। so it will keep on moving for the infinite time। so that also helps us building के बॉडी अगर मूव कर रही है किसी constant velocity motion में, so
देर इज अनटिल एंडलेस अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उस पर, तो बॉडी विल कीप ऑन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, द बॉडी विल कीप ऑन मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन. सो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ़ द बॉल विल स्टिल रीच टू द सेम हाइट, ठीक है, बट इन डूइंग सो इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. जब मैंने यहाँ से ऐसे वाला मेरा इंक्लाइन प्लेन जो मैंने एंगल थोड़ा कम कर दिया, तो यहाँ पे इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस. सेकंड, ही हैड मेड द सेकंड प्लेन का स्लोप जीरो कर दिया, तो दैट मीन्स द बॉल ट्रैवल्स द इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड दिस मोशन नेवर सीजेस. तो बॉल जो है कंटिन्यूसली इट विल ट्रैवल द इनफाइनाइट डिस्टेंस, इट नेवर सीजेस, ठीक है. सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट. So in practice, but actually the ball stop after the finite distance. Why? Because the opposing force of friction is there that can never be totally eliminated. If there were no friction, then the ball will continue to move with a constant velocity. Ball continuous constant velocity से move करता रहेगा यहाँ पे. It will keep on moving with a constant velocity at an infinite distance. ठीक है. So now with this he has given the statement that state of rest and the state of uniform linear motion, which we call a uniform motion, are both equivalent. ठीक है, दोनों सेम है. स्टेट ऑफ रेस्ट भी सेम है. स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या है, बॉडी अगर एक रेस्ट पे पड़ी हुई है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, इट विल नॉट गेट मूव. स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी वही है, बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है. स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी क्या है, मेरी नेट फोर्स जीरो है. इफ़ आई टेक स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी मेरी नेट फोर्स जीरो है. स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और द यूनिफॉर्म मोशन में भी मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट दैट इज ऑल्सो माई नेट फोर्स इज जीरो ऑन टू इट. ठीक है. सो उसने यही कहा कि मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दे आर बोथ सेम. सो ये अगर मेरा स्टेशनरी बॉक्स है, इस पर भी एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स मेरी इस पर भी जीरो है. ठीक है. जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट मूव. और ये वाली अगर बॉक्स मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई एंड फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो दोनों अपोजिंग फोर्स हैं. ठीक है. दोनों ने अपना इफेक्ट जीरो कर दिया, नेट इफेक्ट जीरो आ गया. सो इस पर भी मेरी नेट फोर्स जीरो है, एफ नेट जीरो है. अगर इस पर भी मेरी एफ नेट जीरो है, तो इट इज़ मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो द सेम, it is also the same state like this, because here also the net force on this block is zero. So net force on the block is zero. So constant velocity and the rest state of rest and the state of uniform linear motion are equivalent. In both the cases there is no net force acting on the body. ठीक है. दोनों केस में there is no net force acting on the body. It is incorrect to assume that the net force again he has said the same thing. So it is incorrect to assume that the net force needed to keep the body moving. To maintain the body in the uniform motion, we need to apply so यहाँ पे ये कह रहा है कि ये कहना गलत होगा कि यू नीड एन नेट एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द बॉडी मूविंग. बट यहाँ पे दिस इज राइट वे टू से टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू काउंटर द फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है. यहाँ पे ये कहना सही नहीं है कि यू नीड टू अप्लाई द एक्सटर्नल बॉडी टू कीप द बॉडी मूविंग. यहाँ पे ये कहना है, यहाँ पे दो तरीके से कहा गया है कि ये नहीं कहना है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी मूव कर रही है. नो, द बॉडी इज मूविंग बिकॉज यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स टू काउंटर द फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज ऑलरेडी देयर, सो दैट द टू फोर्सेस सम अप एंड गिव द नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो. ठीक है. Now to summarize this thing, it has mentioned that the net external force is zero and the net external force is zero. ठीक है. The body is at rest, हमने already देख लिया. So that continues to remain rest and the body in motion continues to be in uniform velocity. ठीक है. Because इस पे भी the net external force zero है, इस पे भी net external force zero. अगर ये move कर रही है किसी velocity से, it will keep on moving with the same velocity. So that is what कि body at rest will remain at rest if the net force is zero. ठीक है. Same way, if the body is moving with a uniform velocity, it will keep on moving with a uniform velocity if my net force is zero. So that is what my resistance to change. Body अगर rest पे है और उस पर net force zero है, तो it will always be at rest. ठीक है. अगर मेरी body move कर रही है किसी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, so that if इस पे भी net force zero है, although there is an external force which is countering the friction force, but इस पे भी net force मेरी zero है, so that body will also be in the same state. ठीक है. That body will also be in the same state and that body will keep on moving with the same uniform velocity. So ये दोनों state को बोला जाता है कि this is a state of inertia. ठीक है. The body when the net force is zero. ठीक है. सो देन द नेट फोर्स इज जीरो, वट एवर इज द बॉडी का जो भी स्टेट है उस टाइम, दैट इज अ स्टेट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. वो बॉडी का स्टेट ऑफ इनर्शिया है, दैट इज मीन द रेजिस्टेंस टू चेंज. ए बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन अनलेस द एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू स्टेज द स्टेट. ठीक है. इसका कहने का मतलब है कि जो बॉडी है उसमें अपने आप में कोई टेंडेंसी नहीं है अब चेंज करने की. ठीक है. जो बॉडी है रेस्ट पे रहेगी,
मूव कर रही है कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से, तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी। उसके अंदर अपने आप कोई नहीं है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किसी मोशन से तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, वो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, कोई एक्सेलेरेट नहीं, कोई तेज स्पीड नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई स्पीड कम नहीं होगी, वो अपने आप सेम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती रहेगी अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, या तो रेस्ट से मैं इसको पुश करा दूँ, ठीक है, मोशन में डाल दूँ, या ये यूनिफॉर्म मोशन है, या तो मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूँ विद सम एक्सटर्नल फोर्स। अगर इफ इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन और मैंने इधर फोर्स लगा दिया तो इट इज़ गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी। सो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द यूनिफॉर्म मोशन एंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट्स बीन गिवन एंड द रेजिस्टेंस टू दैट चेंज इट इज़ व्हाट वी कॉल द इनर्शिया। ठीक है, कि बॉडी के पास अपना इंटरनली कुछ नहीं है, इंटरनली कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अपनी रेस्ट की पोजीशन चेंज कर दे और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन चेंज कर दे। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, कोई एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए मेरे को टू चेंज द मोशन। ठीक है, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इससे पहले ये देख लेते हैं हम लोग आइडियाज़ ऑफ मॉडर्न साइंस। अपने इंडियन एशियन साइंस में वी ऑल्सो डेवलप द एलेबरेट सिस्टम ऑफ आर फोर्स। हमारे पास भी वी हैव ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स, और 3 तरीके की फोर्स हमारे इन आर एशियंट टेक्स्ट में दे रखी है। वन इज़ कंटिन्यूस फोर्स विच हम बोलते हैं नूदान, और वो फोर्स थी जैसे द विंड इज सेलिंग द वेसल, जो एग्जाम्पल दे रखा है, द विंड इज बिकॉज द विंड इज कंटिन्यूसली पुशिंग द वेसल, सो दैट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस प्रेशर विच इज कॉल्ड अ नूदान। सेकेंड इज द इम्पैक्ट, सडन इम्पैक्ट वाली जो फोर्स होती है, उसमें जो एग्जांपल दे रखा है पॉटर्स रॉड स्ट्राइकिंग द व्हील। थर्ड है मेरी परसिस्टेंट टेंडेंसी, दैट मीन्स के चेंज नाउ, जैसे परसिस्टेंट टेंडेंसी यहाँ पे संस्कारा का मतलब है काइंड ऑफ इनर्शिया, कि मैं अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहूँगा, चेंज नहीं करूँगा। सो वो हमारे को दे रखा है कि मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ अ यूनिफॉर्म motion. So motion which has been explained as a vega, so it is nothing but the uniform motion, और अपनी टेंडेंसी, अपने आप को चेंज करने की टेंडेंसी एक अनदर वेज टू द रिस्टोरेशन शेप ऑफ द इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अगर मेरी कोई शेप चेंज हुई है स्प्रिंग की तो टू कम बैक टू द सेम पोजीशन, तो दैट इज ऑल्सो बीन रिप्रेजेंट एज अ persistent tendency which we called a sanskara. Then the notion of vega in the Vaisheshika theory of motion, it has been linked with the concept of inertia. ठीक है, vega is to move in a straight line where despite you being affected by the external forces or atmosphere, but you are still moving in a straight line. So that is been mentioned कि जो external push होता है जैसे atmosphere से, that has been parallel with the idea of the friction and the air resistance that you are having. So these are all been mentioned in our ancient Indian text. फिर इसके अंदर ये भी बताया गया देर आर 3 काइंड ऑफ मोशन बताए गए हैं एशियन इंडियन टेक्स्ट में, कि एक ट्रांसलेशन, जो बड़ी बॉडी होती है, जो रिजिड बॉडी हो गई, उसके अंदर 3 तरीके के मोशन होते हैं। ठीक है, एक तो ट्रांसलेशन होता है, सिंपल ऐसे मूव कर रहा है। एक रोटेशन होता है कि सपोज दिस बॉडी इज़ देयर रिजिड बॉडी, तो ट्रांसलेशन मोशन सिंपल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। एक हो गया रोटेशन मोशन कि ये ऐसे मूव कर रहा है और इसका एक्सेस भी चेंज हो गया। ठीक है, ये एक्सेस भी चेंज हो गया, पहले ये एक्सेस ये था और ये एक्सेस सेम रहा है, पर यहाँ पे एक्सेस चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया रोटेशन। तीसरा होगा वाइब्रेशन के इट इज़ वाइब्रेटिंग ऑल्सो। ठीक है, द मोशन इज वाइब्रेटिंग, सो दैट इज़ अ 3 सेट ऑफ मोशन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड द वाइब्रेशन मोशन। तो यही चीज़ हमारे उसमें भी दे रखी है इंडियन टेक्स्ट में भी। प्लस एक और चीज़ बोली है कि दिस सेट ऑफ मोशन, बट एक्चुअली जो मेरा माइक्रो कंस्टिट्यूएंट पे देखोगे, एटम वगैरह पे जाके देखोगे, ये तीनों मोशन तो मेरे को मैक्रो लेवल पे दिखते हैं, बट इफ़ यू गो इन द माइक्रो लेवल आपको एक ही मोशन दिखेगा, दैट इज़ द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल। जो एटम्स मूव कर रहे हैं, दैट ओनली द ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द पार्टिकल दैट यू आर गोइंग टू सी एट अ माइक्रो लेवल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल जो इंडियन टेक्स्ट में दे रखा है, लाइक falling of a leaf in the wind. So falling of the leaf, it's a downward motion as a whole. रोटेशनल मोशन भी होता है उसमें और वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है कि टोटल जो मोशन हो रहा है वो पतन, गिरने का मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है उसमें, और वाइब्रेशन, जो कि रोटेशनल क्या है भ्रमण, एंड वाइब्रेशन मोशन को स्पंदन। ठीक है, तो इस तरीके के मोशन ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। बट ईच पार्टिकल इन द लीफ इंस्टेंटली इज डूइंग ओनली द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। अगर हर पार्टिकल वाइज पे अगर हम माइक्रो लेवल पे पहुंच जाएं तो माइक्रो लेवल पे मोशन बस एक ट्रांसलेशन मोशन ही हो रहा है। ठीक है, दैट इज ऑलरेडी बीन मेंशन इन आवर इंडियन टेक्स्ट। फिर हमारे को एक और चीज़ बता रखी है कि पोजीशन इन द, हमारे को टेक्स्ट में ये भी दे रखा है, पोजीशन इन ए स्पेस, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए स्पेस हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द 3 डायमेंशनल एक्सिस। और भास्करा इन 150 AD में ही इज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ तत्कालिक गति, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस मोशन, दैट हैज़ बीन गिवन long before the Newton has given this concept of instantaneous motion, जो कि कैलकुलस के बेसिस पे दिया था। तो long before that भास्करा is already given in 1150 AD में instantaneous motion पे, which is called a तत्कालिक गति।
दे हैव ऑल्सो गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव एंड करंट, ठीक है, करंट का किस तरीके से है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ वाटर अंडर द ग्रेविटी एंड द वेव इज के द ट्रांसमिशन ऑफ दैट, ये जो वाइब्रेशन हो रही है ये ट्रांसमिशन इन द पार्टिकल किस तरीके से हो रही है, दैट इज व्हाट इज बीन प्रेजेंटेड एट द वेव. सो इंडियन एशियन साइंस में भी वी हैव बीन गिवन मल्टीपल रेफरेंसेस वेयर एलेबोरेट वे में समझा रखा है व्हाट इज द मोशन. ठीक है, अब हम अपने इस पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो गैलीलियो सिंपल बट द रिवोल्यूशनरी आइडिया डिथ्रोन द एरिस्टोटल का जो व्यू था दैट्स बीन कम्प्लीटली बीन टर्न डाउन, एंड द न्यूटन लेटर ऑन हैज़ बिल्ड अप ऑन द गैलीलियन आइडिया एंड सेट द फाउंडेशन ऑफ मैकेनिक्स विद द 3 लॉज. ठीक है, तो गैलीलियोस law of inertia was the starting point for the Newton. So first law, he has set a first law on this. So every body continues to be in the state of rest and the uniform motion. ठीक है, state of rest and the uniform motion in a straight line unless compelled by some external force or otherwise. ठीक है, so ये ऑलरेडी हमने देख लिया कि बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे. सो दैट शोज़ कि बॉडी जो है मेरी दैट इज़ लाइक उसके पास अपने अंदर से कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने की. ठीक है, सो दैट इज़ लाइक रेजिस्ट टू चेंज, अपने आप में रेजिस्ट टू चेंज करने की टेंडेंसी है. ठीक है, सो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. नाउ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द यूनिफॉर्म लीनियर बोथ इम्प्लाई. सो यहाँ पे जो कह रहा है दोनों जो मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट है और जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है दैट मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट बोथ इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन, के दोनों में जीरो एक्सेलरेशन है. सो इससे बिल्डअप जो होता है मेरा फर्स्ट लॉ का क्वालिटेटिव कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, रिमेंबर दिस, एक्सटर्नल फोर्स इज देयर बट द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलेरेशन विल गेट जीरो एंड एक्सेलेरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. सो नाउ दिस एक्सेलेरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज अ क्वालिटेटिव आंसर फॉर योर सेकेंड लॉ. ठीक है, इसके बाद मैथमेटिकली न्यूटन हैज़ पुट अप इन द सेकेंड लॉ व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ से क्या डिराइव किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है. ठीक है, और नेट और सेकेंड क्या है मेरा, ये एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इफ देर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू द बॉडी. ठीक है, नाउ on the which we have discussed up till now, so there are two kind of a situation होती हैं कि जहाँ पे आपको already you know कि there is a net external force, जो कि बहुत कम केस होता है क्योंकि आप टेरेस्ट्रियल प्लेन पे देखो आपको पता है कि एयर ड्रैग है ही तो नेट एक्सटर्नल फोर्स रहती है, फ्रिक्शन रहता है, ठीक है, ग्रेविटी हर पॉइंट पे रहती है, तो वहाँ पे यू कैन नॉट हैव द कंप्लीट सेट ऑफ आइडिया कि देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, सो बट देर आर टू काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर इज व्हेन वी नो देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो अनदर वन इज व्हेन वी डोंट नो. सो हम ये वाला केस यहाँ पे प्रेजेंट किया है, व्हेन यू नो दैट देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स यू कैन से कि बॉडी इज एट अ रेस्ट और बॉडी इज डूइंग अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, सो वी नो फर्स्ट सिचुएशन में रखिए व्हेन वी नो दैट देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सो ये एग्जांपल क्या दे रखा है कि सपोज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज जीरो और द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो. ठीक है, सो यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्पेसशिप है, इट इज़ इन द इंटरस्टेलर स्पेस. सो यहाँ पे इंटरस्टेलर स्पेस में है तो अर्थ की ग्रेविटी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ना ही इस पर कोई स्टार्स की ग्रेविटी का भी, बिकॉज सारे स्टार्स इतने दूर हैं कि कोई स्टार्स का भी ग्रेविटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. एंड योर रॉकेट्स इज बीन टर्न्ड ऑफ. ठीक है, देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन दिस पॉइंट, इन दिस स्पेसशिप वी कैन से देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, इट्स एक्सेलरेट बिकॉज कोई ग्रेविटी नहीं है ना यहाँ पे. सो अदरवाइज टेरेस्ट्रियल प्लेन पे तो हमेशा हर जगह ग्रेविटी रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स तो हमेशा रहेगी. सो यू कैन नॉट टोटली से कि वी नो द नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, बट इन दिस एग्जांपल, इन द स्पेसशिप एग्जांपल वेयर there is no gravitational force from anybody, so any object or any stars or any or the earth or so, we can say the net external force is zero acting on it. ठीक है, when the rockets are turned off, its acceleration according to the first law must be zero, and in its motion and whatever is, if it's moving with a constant velocity, it will keep on moving with a constant velocity. So one example is given कि हमें पता है कि net external force zero है, but when most often we don't know कि where to begin with the forces. We never know कि forces zero हैं because object, suppose कोई object है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे रखा हुआ है. ठीक है, तो यू कैन नॉट से कि उसके ऊपर यू कैन नॉट से कि अगर एक ऑब्जेक्ट है कोई अनएक्सेलरेटेड है, सो
यस यस सॉरी। सो हम यहाँ पे जो सेकंड केस था, हम लोग सेकंड केस में ये कह रहा है कि कोई हमारे को वी नेवर नो कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, हमें कभी नहीं पता लगेगा उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, बट हम उसकी स्टेट से बता सकते हैं। अगर वो स्टेट उसकी रेस्ट की स्टेट है, वी कैन से इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। या उसकी स्टेट मेरी इट्स ए यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, देन ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ अनएक्सिलेटेड मोशन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज अनएक्सिलेटेड और द नेट फोर्स इज ज़ीरो। तो यहाँ पे वही बताया है कि when you don't know the forces to begin with, then you consider object and the object is unaccelerated, then the net force on the object must be zero. Maybe gravity is everywhere. In our example, like gravity is everywhere, it is a terrestrial phenomena, so all the object plus apart from the gravity there is an external force coming from the friction and the air drag on the earth, ठीक है। So then the object is at rest or the uniform linear motion is not because there is no forces on it, but सो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे तो हमने देख लिया, देर इज़ इन दिस एग्जाम्पल देर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, देर इज़ नो एयर ड्रैग, देर इज़ नो ग्रेविटी, नथिंग इज़ देयर, सो वी नो देर इज़ नो नेट फोर्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टेरेस्ट्रियल फिनोमिना में ग्रेविटी हर जगह मिलेगी आपको, विस्कस ड्रैग हर जगह मिलेगी, ठीक है, ये सारी आपको हर जगह मिलेगी। तो आप किसी पोजीशन पे ये नहीं कह सकते देर इज़ अ नो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, देर इज़ यू कैन नॉट से there is no force acting on it, but what you can do, various force external force cancel out and add up to zero, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर कोई बॉडी है, अगर वो रेस्ट पे रखी हुई है, यू कैन नॉट से कि इस पर कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स इज ज़ीरो, फोर्सेस हैं इस पर, ठीक है। अगर कोई टेरेस्ट्रियल फिनोमिना पे, अर्थ पे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पे है, उस पर फोर्सेस लग रही हैं सारी, बहुत सारी, जिस पे नेट फोर्स उसका ज़ीरो बना रहा है वो, ठीक है। इस वाली बॉडी पे अगर फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और क्लियर होगा। अगर कोई बुक मेरी रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है, तो आप यहाँ पे अगर बुक रेस्ट पे रखी है, आप ये नहीं कहोगे कि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, सॉरी आप ये नहीं कहोगे कि इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, नो, एक्सटर्नल फोर्स इज़ देयर, वी कैन नॉट से एक्सटर्नल फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो। जैसे हमने इस वाले केस में कह दिया था ना, या वी नो के एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते इस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। यहाँ पे net external force, there must be some external force by body, by gravity is there, but there must be some external force by another external force which is going to equate the gravitational force, and we will get a net external force zero in this case, ठीक है। a book at the rest, so that means there are two external forces acting. Suppose we take this example, the book on the resting on the table, we take two external forces on it, one is due to the gravity, ठीक है, वेट की वजह से, एंड अनदर वन इज़ द नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। बट दिस नॉर्मल फोर्स जो है ना, दैट इज़ ऑल्सो सेल्फ एडजस्टिंग। अगर ये बुक की जगह आपको, ये छोटी सी बुक है, इफ़ यू कीप अ बिग बुक, बिग ब्लॉक रख दो, ये बुक का वेट अगर 10 ग्राम है, ठीक है, और ये इसका वेट और ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इसका नॉर्मल अलग होगा, इसका नॉर्मल अलग होगा, ठीक है। सो नॉर्मल इज़ ऑल्सो चेंजिंग, इफ़ नॉर्मल इज़ ऑल्सो चेंजिंग, सो यू कैन नॉट से कि हियर इट्स बीन मेंशन कि R is a self-adjusting force. Normal is also changing because it is varying with your weight. Okay. So now, in this case, the force is quite unknown, but you know the state of motion. State of motion क्या है? Body का rest. We observe that the book at rest. So state of motion क्या है? Body का rest. And we conclude on the basis of our first law कि अगर body कोई rest पे है, तो हमने first law के basis पे conclude कर रहे हैं. That means कि my magnitude, the net forces will be equal. That means magnitude of my R, ठीक है, जो इस पे ऊपर लग रही होगी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ माई mg विल बी इक्वल, ठीक है, द नेट फोर्सेस विल बी जीरो। सो दैट इज़ व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। आप ये नहीं कहोगे, हम लोग हमारा जो काउंटर जो हमारा इंट्यूशन चलता है वो ये रहता है कि mg ये लग गई, ऊपर वेट, ऊपर नॉर्मल लग गया, नीचे mg लग गया, ठीक है। सो n इज इक्वल टू mg, सो दैट वाई बॉडी इज एट रेस्ट, नो, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ सेइंग। वी नो दैट द बॉडी इज ऑन रेस्ट, ठीक है, वी हैव सीन द स्टेट, वी नो दैट द बॉडी इज ऑन रेस्ट, देन वी कैन से कि दिस नॉर्मल इज इक्वल टू mg, देन वी कैन से नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ठीक है। देयर इज़ अ वे ऑफ सेइंग बोथ द थिंग्स। हमें पता है इसकी करंट स्टेट अभी रेस्ट की है, रेस्ट पे क्यों है इसकी करंट स्टेट, बिकॉज इस पर नेट फोर्स जीरो है। और कौन कौन सी फोर्सेस इस पर लग रही हैं, मे बी इस पर और भी ड्रैग एयर फोर्स इधर से लग रही होगी, एयर फोर्स इधर से लग रही होगी, एयर फोर्स इधर से, एयर फोर्स इधर से, तो ये सारी फोर्सेस का अगर मैं ऐड अप करूँगा तो इस पर मैं कह सकता हूँ नेट फोर्स जीरो है, because my state of body is at rest, ठीक है। So that's why since यहाँ पे again the same thing is there, since W is equal to R, force cancel out, the book is at rest. So this is a incorrect reasoning. The correct reasoning is, since the book is observed to be rest, net external force will be zero, ठीक है। So that is a correct reasoning. Correct reasoning is this one only.
कि आप पहले स्टेट देखो रेस्ट पे है, देन ओनली यू कैन से कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. सो विद द फर्स्ट लॉ वी कैन से कि फोर्स आर इक्वल इन अपोजिट, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो. अब सेकंड केस देखते हैं, एक और एग्जांपल दे रखा है इसी में कि इफ़ अ कार इज मूविंग, इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड इट पिक्ड अप द स्पीड एंड देन मूविंग स्मूथ ऑन द स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, तो कार ने स्टार्ट किया, पिकअप स्पीड करी, पिकअप स्पीड जब करी होगी देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स ऑन टू इट. ठीक है, बिकॉज पिकअप स्पीड का मतलब है द इट इज़ नॉट अंडर द यूनिफॉर्म मोशन, तो देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे एक्सटर्नल, जब ये मूव कर रहा होगा स्ट्रेट रोड पे यूनिफॉर्म स्पीड पे, इस पॉइंट पे आके तो इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो है. ठीक है, यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया, दैट्स वाई इट इज़ मूविंग है यूनिफॉर्म स्पीड. बट यहाँ पे जब ये पिकअप स्पीड कर रहा है तो यहाँ पे तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा. अब वो नेट एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा? इट शुड बी एन एक्सटर्नल फोर्स. अब ये कार है, इफ दिस कार इज देयर, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या है? डोंट टेक द कार जो व्हील मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंजन, दैट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ द कार. ठीक है, दैट इज नॉट गोइंग टू मूव द बॉडी. ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इंटरनल फोर्स विल नेवर मूव द बॉडी. ठीक है, देयर मस्ट बी सम एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पे जो आंसर आता है, द एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट योर force of friction. So only conceivable external force on the road is, along the road, is the force of friction. So it is a force of friction that accelerates the car as a whole. ठीक है, so that is also again a counter intuition because हम लोगों ने अभी तक सोचा है friction is always opposing the motion and friction is it is a not the good force. ठीक है, it is always we take friction as a negative friction. we always, जब भी friction आता है हम लोगों के दिमाग में first intuition negative का आता है, तो it is not like that. So here if you see the car is moving because of the friction is the only external force which is moving this car. ठीक है, so it is a frictional force that accelerates the car as a whole. When the car moves with a constant velocity, no external force is required. ठीक है, सो नाउ दिस इनर्शिया वाला जो केस है, इसमें मेरे को बता रखा है देयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया द फर्स्ट लॉ इज एविडेंट इन मेनी सिचुएशन. जो फर्स्ट लॉ हमारा है कि बॉडी विल बी स्टेट, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो वो मूव करेगी. सो उसके पास अपनी कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज ऑन करने की जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हमने देखे हैं, तो उसमें हमारे को दो एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं. वन इज़ कि इफ स्टैंडिंग बस, एक बस है एंड यू आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड सडनली द ड्राइवर स्टार्ट द बस. ठीक है, सो यहाँ पे इफ़ यू आर इन अ बस एंड सडनली द ड्राइवर स्टार्ट द बस, तो इसमें क्या होगा? आप अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, सो दैट मीन्स आपका ये जो बॉटम वाला जो है द इफ देर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द बॉटम ऑफ द बस, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो दैट मीन्स फ्रिक्शन नहीं है, तो ये जो बस का बॉटम है तो आगे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन बिकॉज द ड्राइवर है एक्सेलरेटेड. आप जो हो आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो. ठीक है, एंड आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है. अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन ही तो एक्सटर्नल फोर्स देगा. यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर मैं कहूँ फ्रिक्शन इज जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो दैट मीन्स यू आर नॉट हैविंग एन एक्सटर्नल फोर्स, यू विल नॉट मूव अलॉन्ग विद दिस एक्सेलरेशन. तो ये बस आगे मूव करती जाएगी और आप जाके सीधा यहाँ पे भिड़ जाओगे. ठीक है, यू विल हिट हियर, द बस विल मूव फॉरवर्ड एंड यू विल स्टैंड हियर ओनली एंड द बस विल मूव फॉरवर्ड, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है बस का आगे आके और आपको यहाँ पे हिट कर जाएगा. ठीक है, इफ देर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज देर इज़ नो फ्रिक्शन. सो सी हाउ मच इंपॉर्टेंट इट्स फ्रिक्शन इज देयर. इफ देर इज़ नो फ्रिक्शन यू कैन नॉट एबल टू सिट इन द बस. जो बस जब आगे मूव करेगी, नो फ्रिक्शन, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगी आगे मूव करने के लिए. सो दैट मीन्स कि बस आगे मूव कर जाएगी, आप इसी जगह खड़े रहोगे और बस का पीछे वाला हिस्सा आके आपके पीछे हिट कर जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट इज बीन रिटन कि आवर फीट are in touch with the floor. If there is no friction, we would remain the place where we are, and the floor of the bus would simply slip. Floor of the bus would simply slip under our feet, and the back of the bus would hit us. ठीक है, हमारे को ये back of the bus would hit us. Now, fortunately, there is some friction. Friction है नीचे. ठीक है, friction क्या करेगी? Friction is going to apply a positive. Friction is going to apply the external force on us with which we are going to move along with the bus. अब क्या है मेरा, ये वाला फीट पे तो मेरी फ्रिक्शन लग गई along with the, जो सपोज दिस इज़ माई एक्सेलेटिंग, बस इज़ एक्सेलेटिंग, सो फ्रिक्शन इज़ हेल्पिंग मी एक्सेलेट. तो यहाँ पे मेरे को भी मेरा जो फीट की एक्सेलेशन आ गई कुछ. ठीक है, फ्रिक्शन फीट की आ गई, बट माई बॉडी इज़ नॉट रिजिड. कि बॉडी ऐसी नहीं है लाइक अ बॉक्स. ठीक है, जो ये वाला पोर्शन मूव किया तो ऊपर वाला भी सेम मूव कर जाएगा. नहीं, माई बॉडी इज़ डिफॉर्म बॉडी. तो अगर मेरा फीट मूव किया आगे तो मेरी बॉडी पीछे साइड में टिल्ट हो जाएगी बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट यूनिफॉर्म, नॉट रिजिड बॉडी, डिफॉर्म बॉडी है. तो ये वाला पोर्शन आगे मूव कर जाएगा बट मेरी बॉडी के जो ऊपर वाले पोर्शन है वो पीछे ही रह जाएंगे. ठीक है, बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट रिजिड बॉडी. फिर क्या होगा जब इस स्टेज में आ जाएगा, फिर मेरी मस्कुलर बॉडी, जो बॉडी के अंदर की मेरी मस्कुलर एनर्जी है वो एक्टिवेट होंगी. दैट इज़ गोइंग टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड. ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू पुश द बॉडी फॉरवर्ड. फिर उस केस में आके हम लोग स्टैंड स्टिल हो पाते हैं. ठीक है, अगर वो मस्कुलर
फोर्स नहीं इतनी आ पाई देन वी विल फॉल बैक. अगर यहाँ पे मैं मस्कुलर फोर्स लगा के इसको नहीं रोक पाया देन विल फॉल बैक. ठीक है, सो उसमें भी यही दे रखा है. But our body is not strictly rigid body, it's deformable. It allows some relative displacement between the different part. ठीक है, हमने relative displacement देखा, ये थोड़ा आगे मूव कर गया मेरा फीट और ये मेरा ऐसे थोड़ा पीछे की साइड में हो गया. ठीक है, थोड़ा ये देयर इज़ अ रिलेटिव मूवमेंट विद इन माई बॉडी. पहले बॉडी मेरी सिंपल ऐसी थी, अब नीचे वाला पोर्शन आगे हो गया. देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन माई बॉडी. ठीक है, सो यहाँ पे वही कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स माई feet will get enough friction force is there, तो मेरा feet नीचे एक्सलेट कर जाएगा. बट आर बॉडी इज़ नॉट स्ट्रिक्टली रिजिड बॉडी, डिफॉर्म बॉडी है, इट इज़ डिफॉर्मेबल. सो allow some relative displacement between our body, so our feet will go with the bus and the rest of the body remain. ठीक है, feet आगे, जैसे हमने देखा feet आगे चला जाएगा और rest of the body will remain. ठीक है, rest of the body वहीं रहेगी, तो इसलिए बॉडी पीछे की साइड में गिरने लगती है. बट that's why relative to the bus we have been thrown backward. But when our muscular forces on the rest of the body comes into play to move the body along with the bus, ठीक है, then our muscular, नहीं तो अगर otherwise आप पीछे साइड में गिर जाओगे. So your muscular forces then act on the body to keep your whole body moving forward with the bus. A similar thing happen when the bus suddenly stop. अगर बस suddenly stop भी कर जाए तब भी सेम चीज़ होती है. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो बस का आगे वाला पोर्शन आपके फेस पे आके लग जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगी. ठीक है, सो सिमिलर थिंग हैपन, द बस सडनली स्टॉप, आवर फीट स्टॉप, एकदम से हमारा फीट स्टॉप कर जाएगा. बट हमारी ऊपर की बॉडी है दैट इज स्टिल इन एक्सलेटेड मोशन. अगर ये एकदम से स्टॉप कर दे बस को तो ये वाला चीज़ एकदम स्टॉप हो जाएगी, बट माई अपर बॉडी स्टिल एक्सलेटेड मोशन पे है, तो वो आगे की साइड में मूव करेगी. तो सेम यहाँ पे फिनोमेना क्या होगा, जैसे स्टॉप किया इसने, हम लोग आगे की साइड में गिर जाएंगे. सो आवर फीट स्टॉप ड्यू टू द फ्रिक्शन and which does not allow the relative motion on our body with the floor of the bus, but the rest of the body continues to move forward. ठीक है, हमारी बाकी बॉडी continues to move forward because of inertia and we are thrown forward, but due to restoring forces by our muscles we could come back to the same position. So that is what it's going to happen. ठीक है, इसमें उल्टा क्या होता है हमारा कि बस है, उसमें सडन ब्रेक लगाई तो मेरा फीट जो है सडन ब्रेक लगाई, दैट मीन्स उसकी एक्सेलेरेशन जीरो कर दी. ठीक है, दैट मीन्स मेरी ऊपर वाली ये मेरी बॉडी है, तो मेरी फीट जो होगा मेरा वो तो एकदम जीरो आ गया एक्सेलेरेशन पे. बट अगेन मेरी ऊपर वाली बॉडी तो जीरो नहीं आई, वो तो अभी ऊपर एक्सेलेरेट कर रही है, तो ये मैं आगे की साइड में टिल्ट हो जाऊँगा. ठीक है, आगे की साइड में टिल्ट हो जाऊँगा. नाउ माई मस्कुलर फोर्सेस विद इन माई बॉडी इज़ गोइंग टू मेक माई बॉडी कम बैक. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग हेयर. ठीक है, सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट हेयर. अब ये एक क्वेश्चन है इसमें, वही हमने जो एस्ट्रोनॉट वाला देखा था. एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्पेसशिप एक्सीलरेटिंग, तो एक्सीलरेटिंग इन द इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट. के जो स्पेसशिप है दैट इज एक्सीलरेटिंग एट दिस एंड द एस्ट्रोनॉट हैज़ कम आउट ऑफ दैट शिप. व्हाट इज़ द एक्सीलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही comes out of the spaceship? Assume that there is no nearby star to exert the gravitational force. So there is no nearby stars, that means there is no gravitational force on him, and there is a small gravitational pull by the rocket, because rocket का mass बहुत कम है, तो बहुत कम negligible force होगी because of the rocket. So net force on him will be zero. once he come out of the rocket, तो net force on him will be zero, because कोई gravitational force नहीं है, कुछ नहीं है, और इंटरस्टेलर में है ये. ठीक है, कोई gravitational forces नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. so there is no net external force here, so we can say कि the astronaut की acceleration is zero. ठीक है, because there is no net external force, the net acceleration on the जब मेरा हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देयर इज एक्सेलेरेशन इज जीरो. ठीक है, सो हेयर इज व्हाट कि नेट एक्सेलेरेशन, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट, सो एक्सेलेरेशन इज जीरो हेयर. ठीक है, सो इट्स जस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है ना, क्लियर हो गया ना लॉ ऑफ इनर्शिया. सो दैट्स देयर. यही था हमारा लेक्चर नंबर 1 में. तो थोड़े इसमें एक ये देख लेते हैं, गैलीली का क्या दे रखा है. सो ही वॉज बॉर्न इन हेयर एंड इतने से इतने टाइम पे. सो एक ये है कि जब व्हेन द गैलीलियो डाइड द सेम ईयर न्यूटन गॉट बॉर्न 1642. सो दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो इट्स अ की फिगर इन द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. सो गैलीलियो हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीलरेशन, जो कि हमने देखा इंक्लाइन प्लेन से, इंक्लाइन प्लेन अबव द इंक्लाइन प्लेन और द हॉरिजॉन्टल पे जा रहा है. सो विद द इंक्लाइन प्लेन, सो ही हैज़ डन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द इंक्लाइन प्लेन और द फॉलिंग बॉडी दैट
कॉन्ट्राडिक्टेड द एरिस्टोटल का जो मोशन था कि फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग. So that contradicted with by the Galileo through his inclined plane body motion, and he also contradicted this idea that heavier body falls faster than the lighter body. So that was also the Aristotelian view that was countered by the Galilean. Then he has built up the concept of inertia, and over the and above Newton has built up further to build up the Newton's three law of motion. Then Galileo has done a tremendous discovery in the astronomy also. He designed his own telescope. Okay, so don't confuse, he's not the first person who designed the telescope. He's designed his own telescope, but it was invented earlier by Holland. ठीक है, telescope जो है Holland already invented by Holland, not by Galileo. So he make a number of observation, जिसकी वजह से जितने observation उन्होंने देखे थे उसकी वजह से he has got a conflict with the church also, because all the things which has been told by church during that time was countered by the observation that he has seen. He has seen the observation like mountains and the depression on the surface of moon. बल्कि हमारे को जो चर्च ने उस टाइम बताया गया था, ऑर्थोडॉक्सी चर्च ने, कि the moon was not having any mountain or depression. It was a plain surface है. The dark spot on the moon he has seen the moons of Jupiter, he has seen the phases of Venus. So all those things he has seen it, and on this he could able to build up the heliocentric, he could able to start supporting the heliocentric theory after this observation. So he has started building. After this observation, his idea on the heliocentric theory get more and more convincing. ठीक है, so there's a dialogue happened. So he advocated for the heliocentric theory, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि sun is at the center and the earth is revolving around it. But एक geocentric theory थी which was quite predominant at that time. उसमें क्या होता है, earth is at the center and the sun is revolving around. So that was the theory given by the Aristotle, also supported by Aristotle, not given by Aristotle but supported by Aristotle. So he countered that theory and he has supported the heliocentric theory which was given by the Copernicus. So Galileo is the most important person in the scientific inquiry. He no longer before him it was only the observation, and the science and the physics was only the observation of the nature and making the inferences out of it. There is no mathematical framework, nothing but that. But what he has done, he is devising a way and started doing the experiment. So he has started he begins the idea of either devising new theories with the experimentation or refuting the old theories which was already there. ठीक है, so that was the beginning of the scientific inquiry. So he has done measurements, he's searched for mathematical relations. So science, from after that the science is like you measure the quantity and you try to build up a mathematical relationship between those quantity. So that inspired the Newton after that. So he has given the mathematical, after that only he has given the first mathematical framework on the laws of motion, because before him it was only the inferences, it was only the qualitative law, okay, on the basis of intuition and all. But when the Galileo has started building upon the scientific inquiry in scientific facts, and he started doing the observation, doing the experimentation, over and above that he has set across a path for the Newton. So that's what about the Galileo. So that's all for today. We'll just take a quick review. हमने देखा, we have seen the kinematics is the effect and the dynamics is the cause, and वो cause कैसे होता है, some external agency needs to apply the force to give that cause. हमने देखा rest to motion में it is simple, motion to rest में it is simple, some external agency is pushing it to make the body from rest to motion and making the body from motion to rest. ठीक है, so यहाँ पे external agency हमने दो तरीके की देखी, contact and non contact. ठीक है, फिर हमने देखा क्वेश्चन हमारे पास आया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है इन सिंगल डायरेक्शन है, तो linear direction, so in that also whether the external force is required. So Aristotle का व्यू था, जो कि common view लगता है पहले देखने पे कि yes it is required, but that view was also quite predominant for 2000 years and it's a most obvious view. But Galileo has countered that view with his experiments on the inclined plane. He has countered that view, and then he has built up the over and above, while explaining those views, he has built up the concept of inertia, and Newton has taken that concept of inertia and later on built up the laws of motion over and above that. ठीक है, so हमने आज न्यूटन का फर्स्ट लॉ देख लिया, that is a law of inertia. ठीक है, right? So that's all for today.
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ओके ठीक है फिर, ओके ऑल राइट, थैंक यू।